अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एमएस ऑफिस 2010 हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कि एमएस एक्सेल क्या चीज़ है। जो हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें क्या है कि स्प्रेडशीट और वर्कशीट क्या होती है हम ये देखेंगे। वर्कशीट के पार्ट्स क्या हैं वो देखेंगे। एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक और फिर हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। फिर एक्टिव सेल क्या होता है वर्कशीट के अंदर उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल को किस तरह से सिलेक्ट करना है, उसके अंदर डाटा किस तरह से एंटर करना है, ठीक है। एडिट और रिप्लेस डाटा इन सेल्स, ठीक है। जूम किस तरह से कर सकते हैं, प्रीव्यू किस तरह से देख सकते हैं, और वर्कशीट को हम प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं, और वर्कबुक को और एक्सेल को हम किस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कुछ फार्मूलाज वगैरह भी हम देखेंगे और हम कुछ एग्जांपल्स भी बनाएंगे कि किस तरह से एमएस एक्सेल पर वर्क होता है, ठीक है। तो ये कुछ वोकैबुलरी है जो इसमें यूज होती है कि एक्टिव सेल है, एक्टिव वर्कशीट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो वोकैबुलरी है इसके अंदर यूज हो रही है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Microsoft Excel 2010 is the spreadsheet program in Microsoft Office 2010, ठीक है। अब देखते हैं कि स्प्रेडशीट क्या है। कि स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स in which you enter text, numbers and the results of the calculations, ठीक है। कि हम उसमें टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं और कोई भी हमारी कैलकुलेशंस हैं उनका हम रिजल्ट वगैरह उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। हमने जब एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओवरव्यू लिया था तो उसमें हमने इस चीज को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि एक्सेल क्या है, ठीक है। इन एक्सेल अ कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ वर्कशीट, ठीक है। कि जो हमारे पास पूरी स्प्रेडशीट है उसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट। द फाइल यूज्ड टू स्टोर द वर्कशीट्स इज कॉल्ड अ वर्कबुक, ठीक है। तो वो वर्कशीट्स को जो स्टोर कर रही है, जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स है वो हमारे पास क्या है, वर्कबुक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेल को हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। कि स्टार्ट मेन्यू में जाएं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें ऑल प्रोग्राम्स में से और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। The Excel program window has the same basic parts as all office programs, ठीक है। जिस तरह हमने MS वर्ड में या पावर पॉइंट में देखा तो इसके भी बेसिक पार्ट सारे वही हैं कि टाइटल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, द रिबन, बैक स्टेज व्यू एंड द स्टेटस बार, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सेल लिखते हैं तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक्सेल जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये सारे वही मेन्यू बार्स हैं जिस तरह से हमने बाकी में देखे थे, सारी उसी तरह से रिबन है, ठीक है। हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है। स्टाइलिंग के लिए उसी तरह सारी चीजें मौजूद हैं, मेन्यू बार्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये ब्लू सा आइकॉन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, क्विक एक्सेस टूल बार, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बाकियों में भी। और ये सारा हमारे पास क्या है, रिबन है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो लिखा होता है टाइटल बार है, ये हेल्प बटन है, ये साइजिंग बटन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेम बॉक्स, यहाँ पर जो सेल यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अच्छा आप देखें ये क्या होता है हमारे पास, कॉलम्स। ये कॉलम के नेम्स हैं A B C D, ये क्या है, कॉलम्स। और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है हमारे पास, रोज हैं, ठीक है। ये कॉलम यहाँ पर, ये सेल, उस कॉलम्स के अंदर फिर ये क्या है, सेल्स हैं। जो सिलेक्टेड है ये हमारे पास सेल होता है। तो नेम बॉक्स में जो हमने सेल सिलेक्ट कर रखा होता है उसका नेम आ रहा होता है A1। अब A1 का क्या मतलब है कि हमारा कॉलम A रो 1, इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले को तो क्या हो जाएगा, A2। कॉलम हमारा A है और रो कौन सी है, 2। और उसके बाद देखते हैं कि जो सेल सिलेक्टेड है इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास उस सामने क्या है, फार्मूला बार है, ये रो नंबर्स हैं, ये हमारा वर्किंग एरिया सारा है,
तो ये शीट की टैब्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और नीचे स्टेटस बार आ गया। और इस साइड पर अगर हम देखते हैं तो ये टाइटल बार है, ये कॉलम लेटर्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, ABCD कॉलम्स के नेम हैं, ये स्क्रॉल बार आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये व्यू बटन्स हैं कि हम डिफरेंट जो व्यूज हैं, अभी जैसे कि पहले मैं इसको नॉर्मल में देख रहा था तो अब मैंने इसको स्लाइड व्यू में कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है, जूम कंट्रोल्स, कि हम अपने जो शीट है उसको जूम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक पार्ट्स जो हैं विंडोज के। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्कबुक के अंदर जो डिफरेंट ये पार्ट्स हमने डिस्कस किए, ये सारी उसकी डिस्कशन है कि ईच वर्कबुक कंटेन्स 3 वर्कशीट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी पूरी वर्कबुक है, उसके अंदर ये 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम इनको एडिट भी कर सकते हैं, इनके नेम्स को, ठीक है, रीनेम कर सकते हैं डिफरेंट। हमारे पास अगर आपके पास सपोज आप बना रहे हैं कोई रिजल्ट्स हैं आपके किसी एक्सपेरिमेंट्स के, तो डिफरेंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर न्यू शीट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा एक्टिव सेल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये है हमारा नेम बॉक्स और ये है फार्मूला बार। ओके, तो अब क्या कि कॉलम अपेयर्स वर्टिकली, ठीक है। ये सारी वही बातें हैं कि कॉलम्स किस तरह से आते हैं, रोज क्या चीज है, सेल क्या है, कि सेल इज इंसर्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, ठीक है। और हर सेल का क्या होता है, एक यूनिक सेल रेफरेंस होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया A1, A2, A3, इसी तरह बी कॉलम में जो सेल्स होंगे वो B1, B2, B3 इस तरह से उनके नेम होंगे, ठीक है। एक्टिव सेल वही जिसके अंदर हम टाइप कर रहे होते हैं। नेम बॉक्स आपने देख लिया कि सेल का रेफरेंस जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है एक्टिव सेल के अंदर। फार्मूला बार के अंदर हम क्या करते हैं, फार्मूलाज जो होते हैं हम वो लिखते हैं या किसी सेल पर फार्मूला लगाते हैं तो वो वहां पर डिस्प्ले हो रहा था। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इज एन इक्वेशन दैट कैलकुलेट्स अ न्यू वैल्यू फ्रॉम वैल्यूज करंटली, ठीक है। कि फार्मूला डेफिनेटली आप इसका कंसेप्ट आपको होना है कि हम अगर टोटल करना चाह रहे हैं या परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो उसके फार्मूलाज लगाएंगे। ओके, अब एग्जिस्टिंग वर्कबुक को अगर आपने ओपन करना है तो किस तरह से ओपन करना है, इसका भी सेम वही तरीकाकार है जिस तरह बाकियों का था कि फाइल मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। तो वहां से हम ओपन पर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को ब्राउज करवाकर हम उसको ओपन कर लेते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि वो वर्कबुक जो भी कोई थी उसको सिलेक्ट करके आए तो वो ओपन हो चुकी है। अब सेविंग करना है तो सेव, अच्छा सेव करने के लिए क्या होता है कि कोई न्यू वर्कबुक हमारी है, ठीक है, हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब सेव एज क्या करता है कि हमने पहले से ही एक वर्कबुक ओपन की हुई है, उसके अंदर कोई चेंजेस किए हैं और कंट्रोल एस करेंगे या सेव पर क्लिक करेंगे तो वो सिंपली सेव हो जाएगी। अगर सेव एज पर क्लिक करेंगे तो उसकी एक कॉपी जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। कि सेव एज में हम न्यू नेम उसको दे सकते हैं और वो नए नाम के साथ और चेंजेस के साथ वो सेव हो जाएगी। और जो पुरानी है उसको भी आप सेव करेंगे तो वो सेव होगी, अदरवाइज नहीं। अब क्या है कि मूविंग द एक्टिव सेल इन अ वर्कशीट, तो कि आप एक्टिव सेल के अंदर किस तरह से जा सकते हैं, डेफिनेटली आप पॉइंटर के जरिए से, मतलब माउस के जरिए से क्लिक करके भी जा सकते हैं, एरो कीज वगैरह हैं, ठीक है, उनके जरिए से भी हम उनके अंदर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कीज भी हैं, ठीक है, कमांड्स भी हैं कि हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने लेफ्ट वन कॉलम, एक कॉलम आपने लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। हमारे पास 4 एरो कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन की, कीबोर्ड के ऊपर जिनके ऊपर एरोज भी बने होते हैं, ठीक है। और राइट वन पे जाना है, आपने एक सेल राइट पे जाना है, ठीक है, कॉलम में जाना है तो राइट की एरो की, इसी तरह अप और डाउन का उसी तरह से है। जो मेन चीज है वो क्या है कि आप जिस रो के अंदर वर्क कर रहे हैं, रो 1 है सपोज और आप सपोज सेल में है, सेल 10 के अंदर, ठीक है, रो 1 है आपका और सेल आपका है GF कोई भी कॉलम, ठीक है। आप फर्स्ट सेल के अंदर उस रो के जाना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे कि होम की, ठीक है, उस रो के फर्स्ट सेल के अंदर चले जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर एक्टिव सेल हमारा ये है कि हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं होम की प्रेस करता हूँ तो देखें ये फर्स्ट सेल में आ चुका, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि टू सेल A1 आपने
अब ये तो था फर्स्ट सेल, अब आपने A1 में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की करना है, ठीक है। आखिरी सेल के अंदर जाना है उस रो के, तो आप क्या के कंट्रोल प्लस एंड कीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंड की, अब सपोज हमारे पास कुछ ये डाटा इन सेल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सेल के अंदर मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंड जैसे प्रेस किया तो हमारा जो ये सेल है यहाँ पर हम आ चुके, ठीक है। कि जितना जिन सेल्स के अंदर हमारा डाटा होगा, जिन कॉलम्स के, तो जो लास्ट कॉलम हमारा होगा जिसके अंदर डाटा मौजूद होगा वो हमारा लास्ट कॉलम का समझा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप वन विंडो, ठीक है, पेज अप की और पेज डाउन की यूज होती है। ओके, अब क्या है, सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हम सेल्स को सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स इज कॉल्ड अ रेंज, कि हमने जितने सेल्स सिलेक्ट कर रखे हैं उसको क्या बोलते हैं, रेंज। द रेंज इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रेंज रेफरेंस। रेंज रेफरेंस क्या है, अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है A3 से C5, क्या मतलब, ये हमारा A3 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं A3 से C5, ठीक है। तो हमारे कॉलम्स के अंदर अब यहाँ पर देखें तो डिफरेंट हमारे पास सिलेक्टेड सेल्स होंगे, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, एडजेसेंट रेंज क्या होती है, ऑल सेल्स टच ईच अदर एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो वो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एडजेसेंट सेल्स हैं, ठीक है। अब A3 से हम कहते हैं, देखें अब यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो एडजेसेंट सेल्स हो जाएंगे। अब देखें यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से भी हम इनको सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स, नॉन एडजेसेंट सेल्स। तो डिफरेंट ये सिलेक्शन के बारे में ही है, हम मैं चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएं, ये सारा थ्योरी का ही है कि डाटा किस तरह से हम किसी सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो वो भी आपको दिखा दिया कि कोई भी सेल है हम उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट, नंबर्स, फार्मूलाज वगैरह एंटर कर सकते हैं। एक्टिव सेल के अंदर चेंजिंग डाटा इन सेल, हम एडिट और रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर डाटा कर सकते हैं। यू कैन एडिट सेल डाटा इन द फार्मूला बार और इन द सेल, के जो हमारा सेल है, ठीक है, हम उसको उसके अंदर यहाँ पर अब देखिए जो सेल सिलेक्ट करते हैं हमें यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर मैंने एंटर कर दिया। तो इस तरह से वो यही कहा जा रहा है कि आप फार्मूला बार के जरिए से भी एडिट कर सकते हैं और सेल के जरिए से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कि हम जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसका जो भी टेक्स्ट होता है वो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बार के अंदर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, सर्चिंग फॉर डाटा, कि हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। द फाइंड कमांड लोकेट्स डाटा इन द वर्कशीट व्हिच इज particularly helpful when a worksheet contains a large amount of data, ठीक है। तो हम फाइंड के जरिए से उसको फाइंड कर सकते हैं। फिर रिप्लेस होती है कि जो डाटा आपने फाइंड किया है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये MS वर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, कि आपके स्पेलिंग्स कहीं मिस्टेक हो चुकी है तो आप फाइंड करते हैं और फिर उसको रिप्लेस में उसकी रिप्लेसमेंट देते हैं तो वो वहां पर रिप्लेस हो जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये फाइंड एंड सिलेक्ट, ठीक है। फाइंड करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर फाइंड में लिख देता हूँ फाइंड व्हाट, मैं कह देता हूँ कि जी को फाइंड किया जाए, ठीक है। तो फाइंड ऑल, तो हर जगह पर वो उसको जहां जहां भी उसको जी मिला उसने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब मैं रिप्लेस में जाता हूं कि जहां कहीं भी जी है उसकी जगह पर ए को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। जब रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देख रहे हैं जहां कहीं भी जी था हर जगह पर ए आ चुका, इवन के यहाँ पर भी, ठीक है। तो MS वर्ड में भी इसी तरह होता है, मुझे याद नहीं कि हमने वहां पर ये किया था या नहीं, तो तरीकाकार सेम होता है उसमें भी और इसमें भी। ओके, उसके बाद सर्चिंग फॉर डाटा,
तो यहाँ पर वो सारा कुछ बताया गया है कि फाइंड व्हाट डाटा टू लोकेट, रिप्लेस विद, कि हमने जो रिप्लेस करना होता है, फॉर्मेट का क्या आता था, फॉर्मेट ऑफ द डाटा यू वांट टू फाइंड और रिप्लेस। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास जो है सर्चिंग के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज्यादातर हम ये फाइंड एंड रिप्लेस को ही यूज करते हैं। ओके, उसके बाद जूमिंग वर्कशीट। जूमिंग का मतलब यह है कि हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रीव्यू अ प्रिंटिंग वर्कशीट, कि हम अगर प्रिंट लेना चाहते होते हैं तो किस तरह से हम क्लिक कर सकते हैं फाइल में जाकर। ठीक है, तो ये भी सारा सेम ही है, एमएस वर्ड के अंदर भी ऐसे ही था कि प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रिंट के ऑप्शंस आ जाते हैं कि प्रिंट ऑल स्लाइड्स। अभी मैंने उसमें किया है पावर पॉइंट में, हम ये एक्सेल में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह प्रिंट का आ गया कि प्रिंट आपने किस तरह से करना है, एक्टिव शीट्स कि कितनी शीट्स, और सारी ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि क्लोजिंग अ वर्कबुक, हम किसी वर्कबुक को किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। यू कैन क्लोज अ वर्कबुक बाय क्लिकिंग द फाइल टैब बटन एंड देन क्लिक क्लोज इन द नेविगेशन बार, एक्सेल रिमेन्स ओपन। ठीक है, जब हम एक्सेल में जाते हैं, फाइल में जाकर यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करते हैं तो जो वर्कशीट हमारे पास ये है, अब मैं ऑप्शन मांग रहा है कि इसको सेव करने के लिए मैं डोंट सेव कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि वो वर्कशीट जो हमारी थी वो क्लोज हुई, लेकिन एक्सेल हमारा अभी भी ओपन है। तो फाइल में जाकर एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। और जब मैंने फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि रिसेंटली जो वर्कशीट्स मैंने ओपन की हैं उनमें से किसी पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, वरना ओपन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट करवा लेते हैं, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद ये समरी आ गई कि हमने क्या कुछ इसमें किया, क्या काम किया। ठीक है, किस तरह से हमने इसको रीड किया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और टॉपिक्स हमारे पास हैं। एक डॉक्यूमेंट है, हम फार्मूलाज वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने फार्मूलाज हैं और हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया है एमएस एक्सेल 2017 पे ये इसके अप्लाई किए हुए हैं, बट हम इस पर अपने अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो है सम। ठीक है, अगर हमने सम करना हो तो किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम फार्मूलाज लगाते किस तरह से। मैं यहाँ पर एक कुछ डाटा बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं नेम सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सपोज। ठीक है, नेम में हम कुछ भी एंटर कर देते हैं। रैंडमली हमने कुछ नेम्स ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कुछ उनको मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट हमने यहाँ पर मार्क्स दे दिए। ठीक है, यहाँ पर भी ओके। ठीक हो गया। अब बात हो रही है सम की, बाकी फॉर्मेटिंग इस पर भी उसी तरह होती है। यहाँ पर एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट लाइन होते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट, और जो हम टेक्स्ट लिखेंगे नंबर सॉरी क्या होते हैं राइट लाइन, और टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है लेफ्ट लाइन होता है। ठीक है, बाकी हम इनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हम इनको अलाइन करवा सकते हैं कि कहां पर इसको अलाइन करवाना है। ठीक हो गया। और अब बात हो रही है सम की, हम यहां पर ले लेते हैं टोटल।
ठीक है। तो हम इनका टोटल जो है वो किस तरह से काउंट करेंगे, तो हमें कोई ना कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली हमारे पास अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमें हर एक का टोटल तो नहीं काउंट कर सकते, और वो भी 6-6 सब्जेक्ट्स हो तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो फार्मूला लगाने का क्या तरीका है, सबसे पहले लगाना होता है इक्वल साइन। ठीक है, इक्वल साइन के बाद क्या दें, एक ब्रैकेट दें। ब्रैकेट के बाद हमने डिसाइड करना होता है कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो सम का फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं कि एक हमने इक्वल साइन, ब्रैकेट, और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि कौन कौन से सेल्स हमने इसमें इंक्लूड करवाने हैं। ठीक है, हम अब यहां पर क्या करेंगे, मैं सेल सिलेक्ट कर लेता हूं ये। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर दूसरा सेल, ठीक है, फिर प्लस, फिर तीसरे सेल पर मैं क्लिक करता हूं तो और एंटर प्रेस करता हूं तो ठीक है, यहां पर उसने क्या कर दिया, उसका टोटल कर दिया। तो एक तरीका तो सम का ये है, आप इसको काउंट करें 50-50 प्लस 20 तो 120 ही बनते हैं। ठीक है, आप अब जब मैंने इस सेल पर क्लिक किया है तो आपको फार्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है कि इक्वल साइन B2 C2 और D2 इनका सम लिया गया है। ठीक है, तो रेफरेंस आ रहा है ये है B2 C2 और D2। इसी तरह अगर किसी सेल को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं कि आप B2 और D2 का सम लें बस। ठीक है, मैं एंटर करता हूं तो डेफिनेटली 50 प्लस 20 70। ठीक हो गया, एक तरीका इसका ये है। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी फार्मूलाज लगाने हैं वो हम इस तरह से लगा सकते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूं। दूसरा तरीका यह है कि आप इक्वल साइन लगाएं और उसके बाद लिखें सम। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, हम सम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको एक मिनट रीड कर लेते हैं कि क्या तरीकाकार दिया हुआ है। तरीका वही है कि हम सम के बाद क्या करते हैं, कॉलम्स को, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी उसी तरह ही है कि इक्वल टू सम वैल्यू 1 वैल्यू 2 और एक्स्ट्रा की जितने भी हैं, या फिर हम क्या करते हैं स्प्रेडशीट में उसका नंबर्स खुद भी एंटर कर सकते हैं कि 30 80 इतने का आपने सम लेना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर और क्या बताया गया है कि हम इस तरह से सम के अंदर रेफरेंस रेंज, एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि B2 से B11 तक जो है जितने भी सेल्स हैं उनका सम ले लिया जाए। तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें, इक्वल टू सम। ठीक है, उसके अंदर अब क्या है कि आप सिलेक्ट कर लें B1 ये, और फिर क्या है, इस तरह से मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ था तो इस तरह से हमने दो सिलेक्ट कर लिए। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो 50 और 50 क्या हो गया, 100 हो गया। दूसरा तरीका हमने क्या देखा, इक्वल टू सम में क्या था कि रेंज डिफाइन करनी है अगर आपने। ठीक है, B2 कॉलन, अब ये हमारा कौन सा है, D2। जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे उन सब का सम हो जाएगा, 120 आ चुका। ठीक हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर हम खुद से वैल्यूज दे सकते हैं। सपोज हम इन कॉलम्स का सेल अगर सेल्स का सम नहीं करना चाहते, 80 20 तो 100 आ गया। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी करता हूं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। फिर दूसरा इसमें एक चीज ये होती है कि हमने जो एक सेल पर जो अप्लाई की है फॉर्मेटिंग या कुछ भी, हम उनको सब पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने किया है ये फार्मूला जस्ट इस सेल के लिए E2 के लिए क्रिएट किया। हमें यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर E3 और इन सब पर कोई फार्मूला डिफाइंड नहीं है। तो क्या करें, यहां पर जब ये प्लस साइन बन जाए यहां पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करें और यहां पर ओके कर दें। तो अब क्या हो जाएगा, हर सेल पर वो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ये 2 लिखा हुआ है तो मैं जब इसको इस तरह क्लिक करूंगा तो हर एक पर वो 2 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं और उसको सब पर अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक हो गया। तो ये हमारा टोटल काउंट हो गया। टोटल किस में से था? सपोज हमारे जो मार्क्स थे 300 थे, तो 300 में से जो टोटल मार्क्स हैं, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये ऑब्टेन हैं एक्चुअली, ठीक है, वो ये आए हैं। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल भी आपको दी गई है कि किस तरह से ये सम लिया हुआ है और उसको फिर ड्रैग ड्रॉप कर दिया गया है सब के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का फार्मूला आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये फिर इफ एल्स की वैल्यूज ली गई हैं। यहाँ पर कहां पर मौजूद है? ये दूसरा जो सेकंड हमारा फार्मूला है वो इफ का है। ठीक है, इफ एल्स को भी अभी हम देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं, नीचे परसेंटेज आ रहा था। थर्ड फार्मूला जो हमारा मौजूद है परसेंटेज, कि हमने परसेंटेज अगर निकालनी है तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो यहां पर आए, अब हम यहां पर निकालना चाहते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो अब परसेंटेज या तो हम ये कर सकते हैं कि पहले टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स के दो कॉलम्स बना लें। ठीक है, या फिर हमें अगर मालूम है परसेंटेज टोटल हमें मालूम है तो भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें फार्मूला क्या लिखेंगे कि सपोज मैं यहां पर अगर एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूं, इंसर्ट कंट्रोल जी, यहां पे इंसर्ट, इसको कह देते हैं टोटल मार्क्स, और जो ऑलरेडी है इस तरह से हम इनकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इसको कह देते हैं ऑब्टेन मार्क्स। ओके, अब टोटल मार्क्स में 300 हमने सबके लिए फिक्स कर दिया। अब हम फार्मूले में परसेंटेज में क्या लगा सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं सेल का रेफरेंस कि हमारे पास F जो है, इस सेल का रेफरेंस देखें, F2 डिवाइडेड बाय E2। अगर मैं लिखता हूं F2 डिवाइडेड बाय E2, कैपिटल में हमने लिखना है सेल का रेफरेंस F2 एज अ टेक्स्ट यहां पर आया है। हमने क्या करना है, सॉरी, कि कोई भी फार्मूला लगाने पहले इक्वल साइन लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे F2 डिवाइडेड बाय E2, एंटर करेंगे तो ठीक है, यहां से देखते हैं कि परसेंटेज के लिए यहां पर भी वही बात है, इक्वल साइन के बाद हमने क्या करना है, सेल्स को हमने इस तरह से डिवाइड करना है। तो आई थिंक गड़बड़ हो रही है। अगर हम क्या करते हैं, हाँ, तो फिर ये ऑब्टेन मार्क्स में 420 कैसे आ रहे हैं, इस वजह से ये रॉन्ग आ रहा था। ये एक्चुअली 120 होना था। जो ये हमारा सेल है इसके अंदर कितना आना था, 120 था, इसके अंदर 120, जिस वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा था। तो लिखें जी इक्वल साइन F2, अब यहां से सिलेक्ट भी किया जा सकता है कि F2 डिवाइडेड बाय E2। ठीक है, एंटर करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 भी हमने परसेंटेज का पूरा जो फार्मूला है वो लगाना है। जो परसेंटेज का फार्मूला होता है अगर पूरा यूज करें तो उससे भी हो सकता है। अभी यहाँ पर भी 120 डिवाइडेड बाय 3, अगर मैं इसमें टेक्स्ट में लिखता हूँ 120 डिवाइडेड बाय 300 तो भी 0.4 आता है। तो मल्टीप्लाइड बाय जब 100 कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखें F2 डिवाइडेड बाय
ये मल्टीप्लाइड बाय 100 40%। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ तो ये हर एक की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज का फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब बात आ रही थी नेक्स्ट, जो फार्मूला था हमारे पास वो था इफ का, कि हम कंडीशन लगाना चाहते हैं अगर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज चले पहले और भी आपको बता देता हूँ फार्मूला लगाने से पहले। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई एक फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हम ये सारे सेल्स में ये सारे सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक करें, हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पर मैं कहता हूं कि जो लेस देन 33 है, ठीक है, हमारे पास पोस्ट पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33 हैं, तो लेस देन 33 क्या हो जाए, फिल विद, ये हमारे पास डिफरेंट जो है ऑप्शंस हैं कि उनको क्या कर दिया जाए, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, या डिफरेंट रेड बॉर्डर रेड टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है कि हम अपनी तरफ से कंडीशंस लगा सकते हैं कि इस तरह का टेक्स्ट हो या डाटा हो तो वो किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर लगाते हैं ग्रेड। ठीक है, ग्रेड। अब ग्रेड डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, या हम पास फेल जो रिमार्क्स वगैरह है वो लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफ की हमारे पास कंडीशन होती है। तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं, सेम वही इक्वल साइन ये लगाएं और उसके बाद लिखें इफ। तो ये इफ आ गया। ठीक है, आप यहां पर लिखें इफ के बाद देखें ब्रैकेट इफ। इक्वल साइन कॉमा इफ के बाद हमने क्या करना होता है कि क्या लिखना है कि रिटर्न वैल्यू, कोई ना कोई कंडीशन लगानी है। ठीक है, कि इफ, अब परसेंटेज लगा देते हैं, इफ ये वाला सेल सिलेक्ट करते हैं, एक मिनट कोई गड़बड़ हो रही है तो पहले हम देख लेते हैं सिंटैक्स इफ का। ठीक है, इक्वल साइन इफ बाहर लगाना है, ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी कंडीशन देनी है। ठीक है, तो ये इसका इफ का सिंटैक्स है। ये देखें, इक्वल साइन इफ, उसके अंदर लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न वगैरह वगैरह। तो इक्वल साइन इफ, उसके बाद ब्रैकेट लगाएं। अब यहां पर देखिए सजेशंस भी आ रही हैं कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि आपने अपनी कंडीशन लगानी है कि इफ, अब सेल सिलेक्ट किया कि G2 क्या होना चाहिए, लेस देन की हम दे देते हैं या ग्रेटर देन की दे देते हैं, कि इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कि अगर वो क्या है 40 है या 40 से ग्रेटर है, फिर क्या होना चाहिए, कॉमा लगाएं और वैल्यू दें। डबल कोट्स में आपने लिखना है रिमार्क्स। यहां पर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बार में भी। तो यहां पर मैं कर देता हूं कि क्या लिख दें, पास। अभी मैं रिमार्क्स दे रहा हूं, चलें ग्रेड भी दे सकते हैं हम यहां पर, चलें ग्रेड दे देते हैं कि अगर वो 40 है या 40 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम कह देते हैं डी ग्रेड है, फिर कॉमा लगाएं, स्पेस नहीं देनी, कॉमा लगा के फिर आप लिखें इफ ब्रैकेट के अंदर के, फिर उसी तरह के इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां पर हम कर देंगे कि कितने से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, 60। ठीक है, तो क्या होगा, डबल कोट्स में हम क्या लगा देते हैं, उसको कोई भी ग्रेड दे दें, मैं कहता हूं बी ग्रेड देता हूं। ओके करते हैं। अब देखें इसको डी ग्रेड असाइन हो गया, मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर देता हूं सब पे। तो
if G2 अच्छा, पहले यहां पर मैं एक और लगा देता हूं तरीकाकार। पहले एक और देखते हैं कि इफ लेस देन इक्वल टू 40 है तो D है, कॉमा अगर उससे ऊपर है तो C है। इसको पहले चेक करते हैं क्या हुआ। यहां पर इसको रेज करता हूं दोबारा, इसको लिख के देखते हैं कि इक्वल साइन इफ उसके अंदर लॉजिकल टेस्ट में हम कंडीशन लगा देते हैं कि ये हमारा G2 ग्रेटर देन कितना है जी, 40। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कॉमा रिमार्क्स पहले कर लेते हैं, कॉमा ये एल्स होता है। ठीक है, एंटर पास फेल के लिए। मैं इसको यहां पर कर देता हूं। तो देखें, पहले हम इसको बना देते हैं रिमार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से इफ एल्स लगाते हैं कि इफ कि हमारा जो सेल है वो अगर 40 से ग्रेटर है या इक्वल टू है, ठीक है, तो क्या करे, पास करे, अदरवाइज उसको फेल कर दे। ठीक है, तो अब ये 40 या 40 के इक्वल है, तो क्योंकि ग्रेटर देन लिखा था, इक्वल साइन यहां पर लगाना है हमने, इक्वल। ठीक है, अब आप इसको एंटर प्रेस करें तो अब देखें कि 40 के इक्वल किया है तो वो क्या हो गया, पास। अगर 40 से ग्रेटर किया था तो वो 40 वाला फेल हो रहा था। ठीक है, अब ये जस्ट जो लेस देन है 40 से, ठीक है, वो वाला फेल आएगा। तो हम काम कर रहे थे रिमार्क्स पे, तो रिमार्क्स में हम क्या करेंगे, मल्टीपल इफ लगाएंगे। इसको रिमार्क्स नहीं, ग्रेड्स कहेंगे हम। तो यहां पर ग्रेड्स किस तरह से असाइन करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हम देखते हैं यहां पर। तो फार्मूला हम क्या टाइप करेंगे, इफ, पहले तो इक्वल साइन हमेशा याद रखना है, फार्मूला से पहले इक्वल साइन। ठीक है, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं ताकि देखने में आपको आसानी हो। इफ, अब हमारा सेल कौन सा है, ये G2 है। इफ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, कॉमा लगाएं और इसको ग्रेड असाइन करें। ग्रेड क्या होगा इसका, A। ठीक है, फिर कॉमा लगाएं, इक्वल साइन के बाद हमने इफ भी लिखना है यहां पे। उसके बाद फिर कॉमा लगाने के बाद इफ लिखें, ब्रैकेट लगाएं, फिर क्या लिख देंगे हम, G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक है, तो कॉमा लगा के ग्रेड असाइन कर देते हैं B। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर देंगे, हम कॉमा लगाएंगे, इफ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा यहां पर हम उसको ग्रेड असाइन कर देते हैं C। ठीक हो गया, उसके बाद कॉमा लगाएं, इफ G2 ग्रेटर देन इक्वल टू हम कर देते हैं 40%, तो उसको कौन सा ग्रेड असाइन हो जाए, D, और इसका एल्स अब हम लगा देंगे F। फेल हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम सारी उसकी ब्रैकेट्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, 1 2 3, जिस तरह ब्रैकेट्स को क्लोज करता जा रहा हूं वो कलर्ड होती जा रही है। एंड सारी ब्रैकेट्स क्लोज हो चुकी, अब हम एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो 40% वाले को D लग गया। अब इसको ड्रैग ड्रॉप करके देखते हैं नीचे, तो इस तरह से क्या हो गया, ग्रेड्स असाइन हो चुके। अब देखें इसकी 68% है तो इसको C लग गया, 70 वाले को B हो गया। ठीक है, 68 से तो 70 तक क्या है हमारा, C ग्रेड है। ठीक है, और 40 से बिलो F है, और 40 या 40 से अबव क्या है, D है।
ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें अब कोई एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं 40, 50, 30, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स हम वही ऐड कर देते 300, तो उसका टोटल जो है वो खुद ही कैलकुलेट हो गया। अब ये जो टोटल का हमारा फॉर्मूला है इसको हम देखते हैं ये किस तरह से लगा हुआ है। यहाँ पर अगर क्लिक करें, सम जो है इसको कॉपी करें, ठीक है, बी डी, हाँ सम हमारा जो फार्मूला है वो रॉन्ग था जिसकी वजह से पहले भी इशू हो रहा था। B3 से D3 तक, तो हमारे एक्चुअली हमने किसको काउंट करना है, इसमें मैं फार्मूला दोबारा लगा देता हूं। जो ये हमारा फार्मूला है यहाँ पर दोबारा लगाते हैं, इक्वल सम, और सम के अंदर हम लिखते हैं B2 से लेके हमारा है D2, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये अब करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक हो गया। अब इसको ग्रेड भी ऑटो असाइन हो चुका है, इसके 40% है तो डी ग्रेड बना इसका। अगर मैं इसके यहाँ पर मार्क्स चेंज कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तो देखें यहाँ से भी कलर चेंज हो गया, टोटल भी इसके चेंज हो गया, 46 हो गए, ठीक है। अगर यहाँ से मैं 80 कर देता हूँ तो अभी तक क्योंकि ये 60 से नीचे है इसलिए इसका ग्रेड जो है तब्दील नहीं हो रहा। अब जैसे 70 हुआ इसका ग्रेड बी हो चुका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट्स के अंदर अपना वर्क कर सकते हैं। हम इनको कलर्ड भी कर सकते हैं, डिफरेंट इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं जो मार्क्स है, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। ये हमारा कौन सा है, 4 कलर था, ठीक है। इसी तरह आप उसको कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग डिफरेंट किस्म की कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हम इस पर शीट्स बना सकते हैं और इस तरह आप अपने रिजल्ट्स वगैरह इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इंसर्ट के अंदर देखते हैं कि हमने कोई चीज इंसर्ट करनी है तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग के जरिए से हम इसको फर्दर फॉर्मेट भी कर सकते हैं सेल बेस पर। यहाँ से हम इसके अंदर टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी वैल्यूज देनी है, किस तरह से टेबल बनाना है, ठीक है। और इस तरह से हम इसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ से हम अगर सिलेक्ट करते हैं ये हेडर्स जो हैं, इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब ये फिल्ट्रेशन भी हो सकती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, ये सारे सिलेक्टेड है। हम कहते हैं कि सिर्फ बी ग्रेड वाले डिस्प्ले हों, ठीक है, तो बी ग्रेड वाले आ गए। इसी तरह हर एक कॉलम के बेस पे हम इस पर फिल्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर इसको अनफिल्टर कर देंगे तो ये फिल्टर जो है इस पर खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह इंसर्ट के अंदर जाकर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट, जिस तरह हमने वर्ड के अंदर देखा था कि हम इसमें कॉलम्स और ये सारी चीजें, चार्ट्स और ये सारी चीजें, हेडर, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कॉलम, तो यहाँ देखें ये हमारे पास चार्ट, अगर हमने यहाँ पर अब ये इसकी डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम स्टाइल्स अप्लाई करते हुए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चार्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज लेआउट, मार्जिन, ये सारी चीजें बाकी सेम उसी तरह से ही हैं जिस तरह से हमने बाकियों में देखा। ये बार चार्ट्स हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम इनको मूव भी इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट एरिया है, आप यहाँ से अब इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट डाटा, आप इसके अंदर चार्ट्स के अंदर रेंज एंटर कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इस पर जो वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ इशू कर रहा है,
ठीक है, तो ये था हमारा एक्सेल का ओवरव्यू जो हमने देखा। अब हमारे पास एक टॉपिक और है जो आज के लेक्चर में, फिर उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें और भी फार्मूलाज थे, तो ये जो फाइल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो बेसिक थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। सब्ट्रैक्शन का भी सेम वही तरीकाकार है, मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, डिवीजन करनी है, ठीक है। तो इन सब का तरीकाकार वही है, ठीक है। डेट आपने डालनी है तो डेट वगैरह एंटर की जा सकती है, ठीक है। तो बेसिक जो फार्मूलाज थे जो आपके लेवल पर यूज हो सकते हैं वो ये थे। एवरेज लेनी है तो एवरेज के हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, उनके जरिए से हम काउंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आज हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है एमएस पब्लिशर, ठीक है। तो जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है इसकी भी फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि माइक्रोसॉफ्ट जो पब्लिशर है ये क्या यूजर को किस लिए यूज होता है? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज न्यूज़लेटर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स एंड बिजनेस कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें जनरेट करने के लिए हम ये बनाते हैं। तो ये भी एमएस ऑफिस के अंदर ही है, पैकेज के अंदर ही है। तो जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहां से इसको यूज किया जा सकता है। तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ पब्लिशर, तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2010 इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो उसमें से हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा टेम्पलेट जो है उसको यूज करना है, ब्लैंक है या किस तरह से हमने इसको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने जो कार्ड्स वगैरह है, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं या एड्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें किसमें होती हैं, ये पब्लिशर में भी यूज हो सकती हैं। तो मैं यहाँ से अगर कोई ब्रोशर्स का बिजनेस कार्ड है, ये हमारे पास डिफरेंट न्यूज़लेटर है, पोस्ट कार्ड्स है, एडवर्टाइजमेंट, अवार्ड सर्टिफिकेट्स को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे कि आपने जो अवार्ड सर्टिफिकेट देना है किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। एप्रिसिएशन है या अचीवमेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, दिस सर्टिफिकेट अवार्डेड टू द, यहाँ पर हम लिख देंगे नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर किस लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, वो लिख देंगे कि इन द नेगोशिएशन ऑफ वैल्यूएबल कोऑर्डिनेशन वगैरह, यहाँ पर सिग्नेचर वन डेट ये वो। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसका मैं फॉन्ट बड़ा करता हूँ, इन द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स और बना सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें भी कोई इतना ज़्यादा कोई नई बात नहीं है, सारी चीज़ें सेम ही उसी तरह से है जिस तरह हमने पावर पॉइंट में भी देखा। अगर न्यू में जाकर हम कुछ और देखते हैं, बिजनेस कार्ड में देखते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट बिजनेस कार्ड्स के जो हैं टेम्पलेट्स यूज़ हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो हम इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आप लोगों को कोई भी इशू हो आप मुझ पर पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जूम की मीटिंग में भी आप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।